जानते हैं हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं परमेश मनोड़ी, उनकी क्या राय है, क्या आखिर क्या घटनाक्रम हुआ है इस तरीके से महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा उलटफेर हुआ है, उसके संबंध में बात करते हैं मनोड़ी से। खबर थी ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जो सरकार बनी है उसमें अमित शाह और मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। आपने पहले भी देखा होगा कि जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने बाकायदा शरद पवार से बात की थी। और अगर आप शरद पवार का इतिहास देखें तो 1978 की बात करें या फिर 1990 की बात करें या 2003 में बात करें तो कभी उन्होंने खुद पार्टी तोड़ी है। कांग्रेस के विधायकों को कभी तोड़ा, कभी बीजेपी के विधायकों को तोड़ा है और उनका इतिहास भी शरद पवार का ऐसा ही रहा। और उसी नक्शे कदम पर अजीत पवार भी चले हैं, जैसा शरद पवार और कहते हैं कि इतिहास और समय कभी खुद को दोहराते हैं और यही मेन मुद्दा रहा। और अभी बीजेपी अपने पास एनसीपी के 35 विधायक होने के दावा कर रही है। तो अब इससे ये साफ सिद्ध होता है, क्योंकि अब राज्यपाल ने उन्हें 30 नवंबर तक सरकार बनाने का अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा है। तो उससे ये सिद्ध होता है कि बीजेपी की सरकार वहाँ बन चुकी है। और ये गुपचुप तरीके से इसलिए शपथ दिलाई गई ताकि एनसीपी के जो विधायक इनके साथ हैं उन्हें भी अपने पाले में लेकर उन्हें कहीं और भेज दिया जाए, चाहे वो विदेश भेजें या कहीं भेजें। और 30 नवंबर को जब शपथ होगी तो उन्हें उस दिन बुला लिया जाएगा। और जैसे खुद कांग्रेस ने अपने विधायकों को भोपाल भेज दिया है, उनसे फ़ोन ले लिया है और ताकि बीजेपी उनसे संपर्क ना कर सके। और अभी भी 5 विधायक उन्हें अपने बहुमत के लिए चाहिए। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी हमारे विधायकों को न तोड़े, इसलिए उन्होंने अपने सब विधायकों को भोपाल भेज दिया है। और अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तो खुश हैं कि हमारी सरकार बन गई है और उनका खुश होना लाजमी है। और मुझे ये भरोसा भी था कि बीजेपी वहाँ सरकार बना लेगी, क्योंकि अमित शाह के बारे में कहा भी यही जाता है, उन्हें चाणक्य कहा जाता है। और सुबह से सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है कि कहीं भी सरकार बनानी है अमित शाह से संपर्क कीजिए। ये जो अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ के उनके साथ मिले हैं बीजेपी में, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे शरद पवार भी हो सकते हैं? मुझे लगता नहीं कि शरद पवार होंगे, क्योंकि बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी तो उस समय भी शरद पवार के पीछे उन्होंने ईडी दौड़ाई थी, सीबीआई दौड़ाई थी। तो इसका जो मामला था तो शरद पवार इसमें थोड़ा पीछे ही रहेंगे। लेकिन अब कांग्रेस ने और एनसीपी ने एक आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से अजीत पवार में खुद बहुत सारे केस हैं, 2014 में जब वो सुप्रिया के लिए वोट मांग रहे थे तो उस समय उन्होंने वहाँ धमकी भरा भाषण भी दिया था। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रिया को वोट नहीं दिया तो मैं इस गांव में पानी नहीं आने दूंगा। 2014 में उन्होंने महाराष्ट्र में जब एक सभा को संबोधित किया था तो उस सभा में उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पानी नहीं आता है तो मेरा पेशाब पीजिए। ऐसे विवादित उन्होंने बयान दिए थे, जो अभी भी वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब से, सोशल मीडिया से किसी को भी वीडियो मिल सकता है। तो मुझे ये लगता नहीं कि इसमें शरद पवार के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि अजीत पवार भी शायद इसलिए गए होंगे कि वहाँ से उनके पीछे भी सीबीआई न दौड़े, ईडी न दौड़े। तो इसके लिए शरद पवार ने ही 35 विधायकों होने का दावा किया है कि 35 हमारे पास हैं, लेकिन 105 उनके पास हो गए, 35 अभी भी 140-41 पे खेल अटका हुआ है। अब देखते हैं 30 तारीख तक 145 का बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पा सकती है या नहीं पा सकती है। आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी की जो सरकार बनी है तो ये पूरे 5 साल चल जाएगी? हाँ, देखिए, देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नेता है महाराष्ट्र की सियासत में जो अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने ज़मीनी स्तर से भी काम किया। उनके जो पिता बालाराव थे वो खुद जनसंघ में काम करते थे और उन्होंने अपने पिता के दम पर बीजेपी में महाराष्ट्र में इतना बड़ा नेता वो नहीं बने, अपने दम पर वो इतने बड़े नेता बने हैं। और क्योंकि उनको बाकी बीजेपी सरकार बना रही थी और शिवसेना उनके पास थी, तो बीजेपी को ये साफ जाहिर था कि जिस प्रकार से बाल ठाकरे कट्टर हिंदुत्ववादी थे वो हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो गया कि शिवसेना को बीजेपी से मोह भंग हो गया। और वैसे अगर आप देखें देवेंद्र फडणवीस के अगर आपने बयान देखेंगे दो, पहला उनका बयान था, उन्होंने कहा था कि
उद्धव ठाकरे से मेरी बात हुई थी, लेकिन सीएम पद के लिए नहीं हुई। लेकिन उनका जो दूसरा बयान, जब उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा था, उनका दूसरा बयान आया था कि उद्धव ठाकरे से मेरी बात नहीं हुई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि, और वैसे बीजेपी का आप इतिहास अगर टटोलें तो ऐसा लगता है कि जो उनके साथ गठबंधन में रहते हैं उनको वो कहीं का छोड़ते नहीं हैं। ये इनका इतिहास पे अगर आप पढ़ें, थोड़ा बहुत जानकारी भी यही कहती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना 30 सालों से बीजेपी के साथ जुड़ी थी, तो शिवसेना को भी अब सीएम पद के और उम्मीदवार सीएम पद उन्हें मिलना भी चाहते, क्योंकि इतने समय से बीजेपी के साथ जुड़े हैं। हमेशा सीएम बीजेपी का ही रहा है, कभी कभी रहा उनका। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शिवसेना सच बोल रही थी, क्योंकि अगर आपने अगर दोनों बयान सुने हो देवेंद्र फडणवीस के, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो ये सियासी और उनका समय भी चल रहा है, आजकल एक कहावत भी चल रही है, आजकल तो कमल के दिन चल रहे हैं, और कांग्रेस तो बुरे दौर में गुजर ही रही है। मतलब शिवसेना के बारे में क्या कह सकते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का? हाँ, ये भी नहीं कह सकते हैं। अब आप देखिए, अगर 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, अगर उसमें भी शिवसेना लड़ जाती अपनी अलग सीटों से, अलग बीजेपी से लड़कर, तो शिवसेना बहुत सीटें ला सकती थी। अब बीजेपी को जो सीटें मिली हैं वो भी कट्टर हिंदुत्व की वजह से मिली हैं, और शिवसेना को जो सीटें मिलती हैं वो भी कट्टर हिंदुत्व की वजह से मिलती हैं। और अगर आप देखिए, अगर आप एनसीपी का इतिहास देखें तो वहाँ शरद पवार एक बहुत बड़ा नाम है, जिसने हमेशा गठजोड़ की। शरद पवार के बारे में एक कहावत आज मैं सोशल मीडिया पर पढ़ा, तो उन्होंने कहा, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर। कभी उन्होंने कांग्रेस तोड़ी, अपना दल बनाया, कभी उन्होंने बीजेपी तोड़ी, कभी उन्होंने अपना दल बनाया। तो ऐसे जो उन्होंने काम किए, तो इससे वो कभी भी, और आप देखिए मोदी की एक मुलाकात ज़रूर हुई, लेकिन उससे पहले जो केंद्र की सरकार थी और बीजेपी की सरकार इससे पहले वही महाराष्ट्र में थी, तो उस समय जो ईडी और जो सीबीआई जो कुछ भी उन्होंने दौड़ाया, तो उससे शरद पवार थोड़ा नाखुश थे। अगर शरद पवार के पीछे उन्होंने ईडी और सीबीआई न दौड़ाई होती, तो एनसीपी पूर्ण रूप से, जो शरद पवार का जो इतिहास भी कहता है, तो वो बीजेपी का समर्थन करते। तो शिवसेना तो, और वैसे शिवसेना का ये करना लाजमी भी इसलिए है क्योंकि शिवसेना ने हमेशा बीजेपी का सपोर्ट किया है। अगर आप उद्धव ठाकरे का देखें तो उन्होंने मोदी के खिलाफ बोला बहुत है, लेकिन बहुत कम भी बोला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना को अब नई तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, और मुझे विश्वास है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा हिंदुत्व बहुत बड़ा काम करता है, जो देखा भी जाता है। अगर बीजेपी को 105 सीटें मिली हैं और आपकी शिवसेना को भी 60 सीटें मिली हैं, तो उसमें हिंदुत्व का जो कार्य था वो अपने आप में बहुत बड़ा था। ये हमारे साथ थे परमेश, इन्होंने काफ़ी बातें बताई महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। नमस्कार। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।